सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 9th की हिंदी का पाठ एक बेलों की कथा गद्य खंड से पढ़ेंगे। इसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। अब इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास स्थित लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। इनका जन्म दिनांक है 1880। आपका वास्तविक नाम धनपत राय था। बचपन में ही आपके पिता का देहांत हो गया। अभावों से जूझते हुए प्रेमचंद जी ने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात आपने शिक्षा विभाग में नौकरी प्रारंभ की। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए आपने नौकरी छोड़ दी और स्वयं को साहित्य सेवा में पूरी तरह समर्पित कर दिया। सन 1936 में प्रेमचंद जी का देहांत हो गया। ये हमने लेखक के परिचय में उनका जन्म स्थान, उनका जन्म दिनांक और उनका मृत्यु का दिनांक और उनकी साहित्यिक सेवा के बारे में परिचय प्राप्त किया। अब हम देखेंगे इनकी रचनाएं। प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं को अपनी लेखनी से समृद्ध बनाया, किंतु आपकी प्रसिद्धि आपकी कथा साहित्य के कारण ही है। लेकिन प्रेमचंद जी ने अधिकतर किसकी रचना की है? कथा साहित्य की। आपकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संग्रहित है। आपने 11 उपन्यासों की रचना की। आपकी प्रमुख रचनाएं रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान, गबन आदि आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आपने करबला तथा प्रेम की वेदी नामक नाटकों की भी रचना की। कुछ विचार तथा विविध प्रसंग आपके निबंध संग्रह हैं। बाल साहित्य में राम कथा और कुत्ते की कहानी। आपने हंस, माधुरी, जागरण, मर्यादा आदि पत्र पत्रिकाओं का सफल संपादन किया। अब साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमचंद जी ने साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। स्वाधीनता संग्राम, किसानों तथा मजदूरों की दयनीय दशा, दलितों का शोषण, समाज में नारी जाति की दुर्दशा, अंधविश्वास आदि आपकी रचनाओं के मूल विषय हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए आपने अपनी रचनाओं में शोषण, छुआछूत, अनमेल विवाह, नशाखोरी आदि पर करारा प्रहार किया। अब हम देखेंगे भाषा शैली। प्रेमचंद जी की रचनाओं की भाषा को जनसाधारण की भाषा का साहित्यिक स्वरूप कहा जा सकता है। सरलता, सटीकता, मुहावरों का मुक्त भाव से प्रयोग, देश काल, पात्र और विषय के अनुरूप शब्दावली, बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना आपकी प्रमुख विशेषता है। आपने उर्दू शब्दों को बिना किसी संकोच के स्थान दिया है, यानी इनके साहित्य में उर्दू शब्द भी आए हैं। साथ ही हिंदी के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का भी मुक्त भाव से प्रयोग किया है। भाषा की विविधता के साथ ही प्रेमचंद जी की रचनाओं में शैली की विविधता भी उपस्थित है। उन्होंने विषयों, पात्र और परिस्थिति के अनुसार वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक और विचारात्मक आदि शैलियों को अपनाया है। अब हम पाठ का सार पढ़ लेते हैं। 2 बेलों की जो कथा है उस पाठ का सार हम संक्षेप में पढ़ेंगे। पाठ सार। 2 बेलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है।
इसके मुख्य पात्र दो बेल हैं, हीरा और मोती। ये बेल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक है, यानी इनको प्रतीक बना के एक रचना की है। ये शक्तिशाली और कमाओ होते हुए भी अत्याचार सहते हैं। प्रेमचंद जी ने इनके द्वारा परतंत्र भारतीयों की दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण किया है, यानी भारतीयों की जो दुर्दशा थी उसको इन्होंने दो बेलों के माध्यम से समझाया है। बेल एक सीधा साधा सरल जानवरों में गधा सबसे मूर्ख समझा जाता है। इसका सबसे मुख्य कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। वह सुख दुख लाभ हानि सभी में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ता था, यानी उस समय की ये परिस्थिति थी, है ना, जब हमारे भारतीयों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता था। गधे से थोड़ा ही काम सीधा एक प्राणी है बेल, यानी गधा सीधा बहुत ज़्यादा, उससे थोड़ा कम सीधा जो क्या है वो है बेल है। ये कभी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए इसका स्थान सीधेपन में गधे से कुछ नीचा है, यानी ये थोड़ा कम है। हीरा और मोती सच्चे दोस्त। अब ये दोनों बेलों को क्या बताया गया है? सच्चा मित्र। जूरी के पास दो बेल हैं। जूरी नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास क्या है? दो बेल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के सुंदर सुडोल होशियार बेल थे। ये एक पशुओं में जाति होती है पछाई, उस किस्म के। लंबे समय से साथ साथ रहते हुए इनमें गहरा स्नेह हो गया था। वे साथ साथ खाते और खेला करते थे। वे एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। हम देखते ना जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को चाटकर उससे स्नेह प्रकट करती, उसी प्रकार ये भी थे। आँखों से ही एक दूसरे को सुख दुख समझ जाते थे, यानी ये आँखों की भाषा में ही समझ जाते थे। हीरा मोती जूरी की ससुराल में, यानी जूरी नाम का जो व्यक्ति है वो हीरा मोती को कहाँ ले गया? अपनी ससुराल में। जूरी ने एक बार दोनों बेलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बेलों ने समझा कि मालिक उन्हें बेच दिया है, इसलिए वे अड़ गए। जूरी का साला गया उन्हें आगे धकेलता, पीछे जोर लगाते, यानी वो जाना नहीं चाहते थे। मुश्किल से ही वे शाम को नई जगह पहुँचे। वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। उन्होंने चारे को मुंह न लगाया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं खाया पिया। बेलों का वापस जूरी के पास आना, यानी बेल वापस क्या हुए? रात को क्या किया दोनों बेलों ने? रात को दोनों बेलों ने कनखर्चियों से एक दूसरे को देखा और चुपचाप एक दूसरे से सलाह की और पगहे तोड़कर जूरी के घर की तरफ चल पड़े, यानी उन्हें बांध रखा था जो रस्से, उनको तोड़कर वो वापस अपने मालिक के घर की ओर चल पड़े। जूरी ने प्रातः अपने बेलों को चरनी पर खड़ा देखा तो प्रसन्न हो गया, यानी उससे प्रसन्नता हुई, वापस उसके बेल आ गए थे। बेलों की आंखों में भी विद्रोह भरा स्नेह था, यानी उनको बेलों को क्या हो रहा था? गुस्सा आ रहा था कि इस हमारे मालिक ने हमको कहाँ भेज दिया था। घर और गांव के बच्चे खुशी से तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। हाँ, जूरी की पत्नी जरूर क्रोधित हुई। वह उन्हें नमक हराम कहकर क्रोध प्रकट करने लगी। गुस्से के कारण उसने बेलों को सूखा चारा डाला, यानी हरा चारा नहीं डाला। बेल चारा खाए तो कैसे? जूरी ने नौकरों को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर से उसकी हिम्मत नहीं हुई, है ना। फिर हीरा मोती का पुनः जूरी के ससुराल जाना, ने वापस उनको क्या किया? बेलों को वापस आ गए तो फिर उन बेलों को वही वापस भेज दिया। दूसरे दिन जूरी का साला फिर से हीरा मोती को, है ना, क्या किया? ले गया, यानी वापस वो ले गया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सियों से बांधा और उनके सामने
सूखा भूसा डाल दिया, जो कचरा होता ना गेहूँ वगैरह का, उसको वो डाल दिया। हीरा मोती ने ऐसा अपमान पहले कभी नहीं सहा था। दूसरे दिन दोनों ने हल में जुतने से इनकार कर दिया। झूरी के साले ने चिढ़कर उसकी नाक पर खूब डंडे मारे, यानी उन बैलों को मारने लगा, किंतु दोनों टस से मस न हुए, यानी दोनों हिले डुले नहीं, उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूटकर खराब हो गई। ये सारे बैलों के, रस्सी होती है, हल होता है, जुआ का मतलब होता है कि दोनों बैलों के कंधे पे जो रखा जाता है उसको अपन अपनी भाषा में जूड़ा बोलते हैं, है ना, बैलों के साथ। किंतु गले में लंबी लंबी रस्सियाँ थी, इसलिए पकड़े गए, उनको रस्सी के सहारे वापस पकड़ लिया गया। फिर क्या हुआ, पुनः बैलों का भागना, यानी बैलों ने क्या किया कि फिर से भागने लगे। दूसरे दिन से सूखा भूसा मिला, है ना, वापस उनको क्या किया, बैलों को पुनः भागना। तो शाम के समय, है ना, भौरों की छोटी लड़की ने रोटियां लेकर आई, यानी उसकी भैरों की लड़की जो थी वो क्या लेके आई, रोटियां लेके आई। रोटियां खाकर हीरा मोती प्रसन्न हो गई। उन्हें पता चला कि उस छोटी लड़की की माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे बहुत सताती है। मोती का मन चाहा कि वह भैरों को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, यानी बैल को भी गुस्सा आ रहा था, किंतु लड़की का प्रेम याद करके वह चुप रह गया। अगली रात दोनों ने रस्सी तोड़कर भागने की योजना बनाई। वे रस्सी को पतला करने के लिए चबाने लगे, है ना। तभी छोटी लड़की ने आकर दोनों की रस्सियाँ खोल दी, किंतु बैल लड़की के प्रेम के कारण न भागे। सहसा लड़की ने शोर मचाया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, बैलों को पकड़कर चला। हीरा मोती भागने लगे। गया ने उनका पीछा किया। गांव के दूसरे लोग भी पीछे हो लिए। दोनों रास्ते भूल गए। नए नए गांव पार करते हुए वे एक खेत के समीप पहुंच गए। मटर का खेत था। दोनों ने खूब मटर खाए और मस्त होकर उछलने कूदने लगे। सांड से लड़ाई। अचानक हीरा मोती के सामने एक बहुत बड़ा सांड आ गया। दोनों डर गए, लेकिन दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया और उसे बेदम करके गिरा दिया, यानी उसको हरा दिया। फिर क्या हुआ, हीरा मोती पुनः पकड़े गए। जीत की खुशी में दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था। तभी मोती उसमें घुस गया। उसने मटर खाने शुरू ही की थी कि दो आदमी लाठियां लेकर आ पहुँचे। हीरा तो भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस गया और पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देखा तो वापस लौट आया। रखवालों ने दोनों बैलों को पकड़ लिया और कौंजी हाउस में बंद कर दिया। अब ये कौंजी हाउस ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो ये लावारिस जानवर घूमते रहते हैं या किसी के खेत में घुस जाते हैं, तो उनको उस हाउस में बंद कर दिया जाता है। और फिर यदि जब मालिक उसको ढूंढता हुआ आता है तो ये कांजी हाउस का एक मालिक होता है, ये सार्वजनिक होता है, इसमें किसी का भी जानवर बंद कर देते हैं। तो बाद में जब उसका मालिक आता है ना, तो उसको क्या करना पड़ता है कि वहाँ कुछ राशि या कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं, उसके बाद ही उनको छोड़ दिया जाता है और उसको पाबंद किया जाता है कि आइंदा बाद आपका जानवर इस तरह से किसी के खेतों में नुकसान नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है, हीरा मोती कौंजी हाउस में उन्हें खाने को कुछ न मिला। वहाँ पहले से ही कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े तथा गधे थे। इसी प्रकार के जानवर वहाँ पे पहले बंद थे। सभी के सभी भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े थे। उनको वहाँ चारा नहीं डाला जाता है। भूख के कारण हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रात के समय हीरा ने कौंजी हाउस की
कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों का वार किया। इस बार कुछ मिट्टी है ना, हर बार कुछ मिट्टी गिर जाती है ना, धीरे धीरे करके वो दीवार क्या होती, गिरने लगती। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर पहुंचा। उसने हीरा को कई डंडे मारे और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। अब मोती को भी जोश आ गया। उसने बड़े जोश में दीवार को सींग मारा। 2 घंटे जोरदार आजमाइश करने के बाद लगभग आधी दीवार उसने गिरा दी। अब सभी जानवरों की जान में जान आई। सबसे पहले घोड़ियाँ भाग निकली, फिर बकरियाँ और भैंसें भागी। गधे वहीं खड़े रहे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर भगाया, किंतु हीरा रस्सी से बंधा था, कैसे भागता। हीरा ने मोती को कहा वह भाग जाए, पकड़े जाने पर उसकी खूब पिटाई होगी। किंतु मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। वह भी सो वही गया है ना, सो भी वही हो गया। सुबह होते ही कांजी हाउस के कर्मचारियों ने भूकंप मच गया, यानी क्या हुआ, रात को सारे जानवर भाग गए। उन्होंने मोती की खूब पिटाई की और उसे रस्सी से बांध दिया। हीरा मोती कसाई के हाथों में। अब उन्होंने क्या कर दिया, उन दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया, कसाई के हाथों में। हीरा मोती 1 सप्ताह वहीं बंधे रहे। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, बस दिन भर में एक बार पानी मिलता था। दोनों की हड्डियां निकल आई। एक दिन उनकी नीलामी होगी, कोई भी खरीदार उन्हें न खरीदेगा। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। कसाई जिस तरह उसके कुल्हे में उंगली गोदकर देख रहा था, है ना, इससे वो दोनों कांप गए। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले। वे अपने भाग्य को दोष देने लगे। कसाई उन्हें दौड़ाया जाता था, यानी उनको दौड़कर ले जा रहा था। हीरा मोती पुनः झूरी के घर पर। अचानक हीरा मोती को लगा कि ये रास्ते उसके जाने पहचाने हैं। अब उनके कमज़ोर शरीर में जान आने लगी। जल्दी ही झूरी का घर समीप आ गया। वे तेजी से दौड़ने लगे और थान पर जाकर खड़े हो गए, यानी जहाँ पे वो हमेशा रहते थे वहाँ पर जाकर खड़े हो गए। झूरी ने उन्हें देखा, दौड़ा और उन्हें गले लगा लिया। बैल भी झूरी को चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें नीलामी से लाया हूँ, है ना, तो वह बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा। मोती ने उसे सींग चलाया। कसाई दौड़ा, मोती ने उसे और दौड़ाया, गांव से दूर भगा दिया। झूरी ने प्रसन्न होकर नांदों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उल्लास छा गया। मालकिन ने खुश होकर दोनों के माथे चूम लिए, है ना। अब ये हमने एक पाठ का सार पढ़ा है। अब महत्वपूर्ण गद्यांशों की प्रसंग जो आपकी परीक्षा में आती है वो महत्वपूर्ण इसमें व्याख्याएं करनी है जो प्रसंग दे रखे हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है। इसका निश्चय यह नहीं किया जा सकता कि गायें सींग मारती हैं। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते सुना है ना देखा। चाहे जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी गली घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देती। ये क्या है, एक गद्यांश है। अब इसकी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग। आपको कैसे परीक्षा में इसको हल करना है वो तरीका 2 बैलों की कथा नामक पाठ से लिया गया। इसके रचनाकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद है। उपर्युक्त गद्यांश के अंतर्गत गधे को, है ना, क्या सीधेपन के विषय में बताया गया।
गधे को चाहे जितना मारो, चाहे जितना खाने के लिए कैसी भी घास दो, किंतु उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष दिखाई नहीं देता है। इस जो उपरोक्त गद्यांश में वर्णन किया उसका संदर्भ और प्रसंग है, इसी बारे में बताया गया है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। लेखक कहता है कि गधा सबसे बुद्धिहीन पशु है। किसी व्यक्ति को यदि मूर्ख कहना हो तो उसे गधा कहकर संबोधित किया जाता है। गधा या तो वास्तव में मूर्ख है अथवा हो सकता है कि उसके सीधेपन अथवा उसकी सहनशीलता के कारण उसे मूर्ख उपाधि दी जाती है। इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता कि गाय की भी सीधे पशुओं की संज्ञा दी जाती, किंतु वह भी कभी कभी सींग मार देती है। और बछड़े को जन्म देने वाली गाय तो अचानक सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी क्रोधित होकर भौंकने के साथ साथ कभी कभी काट भी लेता है, किंतु गधे को कभी गुस्सा आया हो ऐसा न कभी सुना न कभी देखा है। गधे को जितना भी मार लो, चाहे कितनी भी सड़ी गली घास डाल दो, लेकिन उसके चेहरे पर असंतोष दिखाई नहीं देता। यानी व्याख्या में क्या किया कि उसको विस्तारित करके गद्यांश को इसमें उसकी व्याख्या की गई है। अब विशेष गधे को सबसे सीधा और सहनशील पशु कहा गया है, क्योंकि उसमें गद्यांश में उपरोक्त में ज़्यादा गधे की बात हुई है। गाय और कुत्ता भी कभी कभी अपने क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। सरल एवं सहज भाषा। किसी मनुष्य को गधा कब कहा जाता है, इसका अपने को देखना है कि बहुत ज़्यादा सीधा या बहुत ज़्यादा सहिष्णु। गधे की कौन सी विशेषता है उसे अन्य पशुओं से भिन्न सिद्ध करती है। गाय और कुत्ते में क्या समानता है, इन दोनों की तुलना में गधा किस तरह से भिन्न है, किन परिस्थितियों में भी गधे के चेहरे पर असंतोष के, ये आपको प्रश्न जो व्याख्या है गद्यांश दे रखा है उसको पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। अब इनके उत्तर तो दे रखे है ना, कि जैसे जब वह किसी मनुष्य को अत्यंत मूर्ख बताना चाहते तो उसे गधा कह देते हैं। दूसरे प्रश्न का है गधे का सीधापन, उसकी सहनशीलता है ना, उसकी ऐसी विशेषता है जो उसे अन्य पशुओं से भिन्न सिद्ध करती है। गाय को सीधा पशु कहा गया, किंतु बच्चे को जन्म देने वाली आक्रामक रहती है। कुत्ते को भी लोग दीनहीन मानते हैं, परंतु कभी कभी उसे क्रोध आता है तो वह भी क्या करता है, काट लेता है। गधा ही है ना, गधा ही बेचारा ऐसा जीव है जिसे न कभी क्रोध आता है न कभी गुस्सा आता है। बहुत अधिक पीटे जाने पर भी अथवा खाने के लिए कैसी भी घास डाल दो उसके चेहरे पर असंतोष का भाव नहीं रहता। अब दूसरा इसका पद्यांश देखेंगे। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, ये दूसरा पद्य है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद का मतलब होता है दुख, स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी अत्यधिक सीधा होना भी संसार में ठीक नहीं है। अब संदर्भ प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1, जिस तरह से हमने पहले पद्यांश का जो संदर्भ प्रसंग लिखा था उसी प्रकार इसका भी लिखना है, यानी प्रसंग में उसमें बताना है कि हमें किस बारे में बताया गया है। तो इसमें प्रस्तुत गद्यांश में अंतर्गत लेखक प्रेमचंद ने गधे की तुलना किससे की है, ऋषि मुनियों से, है ना। वहाँ लेखक ने अत्यधिक सीधेपन को संसार के लिए उचित नहीं बताया, यानी अत्यधिक सीधापन भी संसार में रहने के लिए उचित नहीं है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। गधा बैसाख के महीने में भले ही एकाध बार मस्ती कर लेता है, किंतु उसे खुश होते कभी नहीं देखा गया। उसके चेहरे पर भाव सदैव स्थायी होते हैं। स्थायी दुख उसके चेहरे पर स्थायी रूप से सदैव रहता है। गधा बहुत ही सीधा, सहनशील और संतोषी पशु है। दुख सुख लाभ हानि अपमान हर दशा में वह एक भाव से रहता है। वे सभी गुण ऋषि मुनियों में हैं जो गधे के अंतिम सीमा तक समाहित है। ऋषि और मुनि भी सुख दुख लाभ हानि मान अपमान आदि में अवस्था में समान भाव से रहते हैं। गधा भी ऐसे ही
स्वभाव वाला है। इसके व्यवहार में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं आता, लेकिन इसके इसी स्वभाव के कारण लोग उसे क्या कहते हैं? बेवकूफ़ कहते हैं। अब इसमें विशेष देखेंगे। सीधे सरल व्यक्ति को आज के समाज में क्या समझा जाता है? मूर्ख समझा जाता है। गधे के गुणों की तुलना ऋषि मुनियों से की गई है। गधे के माध्यम से लेखक ने लोगों की हीन मानसिकता को क्या किया है? स्पष्ट किया है। भाषा सरल एवं सहज, यानी सरल और सहज का मतलब होता है हमें समझ में आ जाती है आराम से। वैशाख में कुलेल करने का आशय। अब ये 4 प्रश्न दे रखे हैं, इनके उत्तर आपको अपनी उस पद्यांश में ही मिलेंगे। गद्यांश के अंतर्गत ही आपको इसको उत्तर देना है। ये इसके उत्तर दे रखे हैं और इसमें आपको जो प्रश्न है उनके उत्तर मिलेंगे। पहले प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का, तीसरे का और चौथे का आपको इसमें आंसर मिलेगा। धन्यवाद। अगला क्लास में पढ़ेंगे हम कल की।